मैं सीएस पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वर्ष वैश्विक महामारी के चलते पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं की बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज। इस बच्चों आज हम बात करें इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें। तो बच्चों, आज का पाठ है चौथा पाठ, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र भाग 1 यानी महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज का पाठ है चौथा पाठ, शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र भाग 1। इस बच्चों, और मैं सीएस पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर एमसीजीएम दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। यस, तो आज अध्ययन करने वाले हैं शिवाजी महाराज से पहले का जो महाराष्ट्र था वो किस तरह का था, उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह, तो बच्चों देखिए, अहमदनगर के निजाम शाह की बात करें या बीजापुर के आदिल शाह की बात करें, तो जो अधिकांश प्रदेश था, अधिकांश क्षेत्र था, वो अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। तो चलिए ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे। मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। उनका उद्देश्य दक्षिण में अपनी सत्ता का विस्तार करना था। तो देख सकते हैं, खानदेश की अगर हम बात करें तो मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। कोंकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई। कोंकण के क्षेत्र में किस तरह से अफ्रीका से आकर के सिद्दी लोगों ने अपनी यहाँ पे बस्तियां बसाई। राइट, ध्यान रखिए। इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। तो बच्चों, पुर्तगालियों की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, डचों की बात करें और फ्रांसीसियों की बात करें, तो इनके बीच में प्रतिद्वंदिता यानी अगर हम बात करें जो विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंदिता इन लोगों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। यानी बच्चों, आधिपत्य को लेकर के किस तरह से इनके अंदर प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही थी। पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था। तो अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंच प्रवेश किया था। तो अगर बच्चों हम बात करें गोवा की, तो आप देख सकते हैं, या हम बात करें बच्चों वसई की, तो देख सकते हैं किस तरह से पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया, जहां पर अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से किस तरह से चंचों प्रवेश किया। आइए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यस, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले की बात करें, हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो शिवाजी महाराज के पहले का जो की बस्ती की बात करें या किस तरह से चाहे बाजार हाट की बात करें, कारीगरों की बात करें, किस तरह से जो गांव, मौजा, कस्बा, परगना, इनकी हम बात करें, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गांव की बात करते हैं। तो गांव यानी मौजा, विलेज या मौजा उसे कहते थे। अधिकांश लोग गांव में रहते थे। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव का प्रमुख पाटिल यानी
पाटिल जो है वो गांव का मुखिया हुआ करता था। तो बच्चों अगर गांव की बात करें तो गांव यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से गांव को मौजा भी कहते थे, और गांव का पाटिल जो है वो मुखिया के रूप में कार्य करता था गांव का। लोग गांव की अधिकाधिक भूमि को उपज में ले, इसके लिए जो गांव का मुखिया था, जो पाटिल था, वो प्रयास करता था। गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम भी पाटिल ही करता था। उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखा पढ़ी करने का काम कुलकर्णी करता। तो देखा बच्चों इस तरह से किस तरह से कुलकर्णी के कार्य की बात करें, पाटिल की बात करें, और किस तरह से जो अभिलेख या लिखा पढ़ी का कार्य था वो कुलकर्णी के जिम्मे था। इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक, जिसे प्रजा कहते थे, उनको व्यवसायों से संबंधित जो अधिकार थे वो वंश परंपरा से प्राप्त थे। गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे और बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था। उस हिस्से को प्रजा या बलूत कहते थे। तो आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सेवाओं के बदले किसान से जो कुछ अनाज का हिस्सा मिल जाया करता था बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि सेवाओं के बदले किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिलता था, इसे प्रजा या बलूत कहते थे। और एक प्रकार से बच्चों अगर वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें, यानी वस्तु के बदले वस्तु, तो इस तरह की स्थिति पहले हुआ करती थी। तो आइए इसी क्रम में हम कस्बे की ओर बढ़ते हैं। कस्बा, एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था। जैसे इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। गांव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होता था। वहां बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक, जिसे कारीगर भी कहते थे, तो ये होते थे। और कस्बे से जुड़े बाजार पेट भी होते थे। तो इस तरह से बच्चों देख सकते हैं कि किस तरह से जो गांव की अगर हम बात करें कि एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। हमने कहा कि इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा होता था। इसी तरह से वाई परगना का मुख्य स्थान कस्बा हुआ करता था। देखा आपने कि बाजार पेट की बात करें तो आप बाजार पेट को देख रहे हैं कि किस तरह से गांव जो कस्बे के बाजार होते थे, कुछ इस तरह के बाजार हुआ करते थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। परगना की बात करें बच्चों तो कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी। जैसे पुणे परगना की बात करें, यह बड़ा परगना था। इसमें 290 गांव थे। 290 गांव थे। चाकड़ परगने में 64 गांव थे। तो सिरवल परगना छोटा था, इसमें 40 गांव थे। तो इस तरह से पुणे परगना में जहां 290 गांव, चाकड़ में 64 गांव तथा सिरवल में जो है वो बच्चों गांव की संख्या थी 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र के गांवों की बात करें, फिर कस्बों की बात करें, फिर परगने, कई गांव को मिला करके एक परगना बनता था। सबसे बड़ा परगना पुणे परगना। देशमुख और देशपांडे के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे। ये परगना के पाटिलों का प्रमुख देशमुख होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। इसी तरह परगना के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशपांडे करता था। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से देशमुख और देशपांडे जो वतनदार के अधिकारी होते थे और जो गांव के स्तर पर पाटिल कार्य करते थे वही कार्य जो है किस तरह से परगना के स्तर पर देशमुख, और देखा आपने जो परगना के सभी जो कुलकर्णियों का प्रमुख हो देशपांडे के रूप में जो देशपांडे होता था वो कार्य करता था। तो इस तरह से जो कार्य था वो कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं परगना की। तो परगना के गांव पर कोई भी संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम ये वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी रखते थे। कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे। तो बच्चों अगर ये जो अधिकारी थे अगर
अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तो फिर गांव के लोगों की समस्याएं बढ़ जाती थी और उन्हें तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तो प्रजा कितनी परेशानी झेलती थी। आगे हम कुछ और उदाहरण आपको दिखाएंगे। बच्चों, परगने की बात कर रहे हैं। कभी कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल भी करते थे, अधिकारियों की बात करें, और इकट्ठा की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलंब करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती थी, फलतः अनाज के दाम बढ़ जाते, लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता, पशुओं को चारा नहीं मिलता और पानी की प्रखर कमी का निर्माण हो जाता। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह की समस्याएं होती थी। तो पशुओं को चारा नहीं मिलता था और पानी की समस्या यानी पानी की किल्लत हो जाती थी, लोगों को दूर दूर से पानी खोज कर लाना पड़ता था। इस तरह तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती थी परगने में। आइए हम और आगे देखने का प्रयास करें बच्चों। इसी तरह ऐसे ही भयानक अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में, और इसका वर्णन यूं मिलता है बच्चों, यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा था। ईस्वी सन 1630 का जो अकाल था बड़ा अकाल था, और इस अकाल में लोगों में हाहाकार मचा दिया था। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हो गई थी और उसके कारण रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। बच्चों, चित्र देखिए जरा, अकाल की स्थिति जिस तरह की हुई थी तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं कि लोग अकाल की स्थिति में खाने पीने को मोहताज हो जाते हैं। ऐसे में उनकी पसलियां, उनकी हड्डियां, उनकी ठठरियां दिखाई देने लगती है। जानवरों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, पूरा क्षेत्र सूखामय हो जाता है, पानी के पीने की किल्लत हो जाती है, खाने को एक एक दाना नहीं मिलता। और बच्चों, ऐसे में रोटी के टुकड़े के लिए लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो खरीदने वाला कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति बनती है। जो चित्र में देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। अगर ऐसे भयंकर सूखे पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, तो कितनी स्थिति खराब हो सकती है, इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसी क्रम में परिवार उजड़ गए, ढोर डंगर सब मर गए, खेती नष्ट हो गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देन रुक गया, लोग देश निकाला हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। देख सकते हैं सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ किसान अपने खेत में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज। दाहिनी ओर का चित्र देखिए जहाँ पर ऐसी स्थिति पड़ी है, तो अकाल की स्थिति में कितनी विकट स्थिति पड़ जाती है। बाईं ओर का चित्र देखिए, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश न होने से अकाल की स्थिति इतनी पड़ी है। आप देखिए खेत पूरी तरह से सूख गया है और खेत में बड़े बड़े दरारें पड़ गई हैं। तो बच्चों, इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं तो बहुत ही विकट परिस्थिति होती है, और ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र में 1630 का जो अकाल था, बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो बच्चों, हम देखेंगे वारकरी पंथ का कार्य, द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट की हम बात करेंगे। तो बच्चों, समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। बच्चों, लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे, उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, जनता की हालत बड़ी खस्ती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। इस बच्चों, आइए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों, महाराष्ट्र में जिस बच्चों संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर ने यह संत परंपरा शुरू की, और बच्चों और समाज के विभिन्न वर्गों से आए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बच्चों, इस तरह से अगर हम बात करें तो संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था। इस बच्चों, तो अगर हम बात करें जैसे संत चोखामेला, संत गौरोबा, संत सावता, संत नरिहर,
संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि संत शामिल थे। बच्चों अगर हम बात करें कि इस संत परंपरा की बात की, समाज में सभी वर्गों के लोगों का समावेश था, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। और बच्चों इसी तरह संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोरा, बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत बहेड़ाबाई सियूरकर आदि महिलाएं भी थी। इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। इस बच्चों तो आपको ध्यान रखना है, जब संत आंदोलन की बात करते हैं तो बच्चों इनका केंद्र इस पंढरपुर था। और बच्चों इन संतों के देवता श्री विठल थे। पंढरपुर में चंद्रभागा के नदी के तट पर, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठा होते थे। तो बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहीं पर चंद्रभागा नदी के तट जो कि पंढरपुर में है बच्चों, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते, सभी संत और वारकरी इकट्ठा होते और भक्ति सागर में सराबोर हो जाते हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से वहाँ भजन कीर्तन और सहभोज के माध्यम से समता का प्रसार होता था। आइए बच्चों इसी कड़ी में हम संत नामदेव के बारे में जानेंगे। वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। इस बच्चों बात हो रही है संत नामदेव की, तो हम आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहेंगे। इस बच्चों बात हो रही है यहाँ पर संत नामदेव की। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की। तो बच्चों यहाँ पर समता की भावना जगाने का कार्य संत नामदेव किया करते थे। तो बच्चों ये नाचो कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीप लाऊ जगी, तो इस तरह की सोच विचारधारा रखने वाले संत नामदेव की हम बात कर रहे हैं। संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी। बच्चों हम बात कर रहे हैं संत नामदेव की। उनके अभंग यानी शब्द रचनाएं प्रसिद्ध हैं। जिस बच्चों तो ये हम बात कर रहे हैं संत नामदेव की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों संत नामदेव। संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट है। यस बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं संत नामदेव की। तो उनके लिखे हुए पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट है। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। और बच्चों उन्होंने पंढरपुर में श्री विठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है ये संत नामदेव की। तो बच्चों आपने संत नामदेव के बारे में सुना कि संत नामदेव जो कि वारकरी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। आपने सुना कि ये कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने जाति वर्गों के सभी जाति वर्गों की अगर बात करें तो सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर समता की भावना की बात किया करते थे। तो संत नामदेव ने ये किसी भी तरह से समता की बात करते थे, यानी ऊंच नीच का किसी तरह का भेदभाव संत नामदेव के यहाँ नहीं होता था। इस तरह की इनकी विचारधारा थी। ये समाज के सभी लोगों को, समाज के वर्गों के सभी स्त्रियों पुरुषों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करते थे। तो आपने सुना कि इनकी जो समता की भावना जागृत करने का इन्होंने प्रयास किया। नाचू कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीप लाऊ जगी। तो बहुत बच्चों संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी प्रतिज्ञा। और बच्चों आपने सुना कि उनके अभंग जो उनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है और बच्चों उनकी सीख का असर हुआ। यस, और बच्चों उनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट हैं। और उन बच्चों ने भी चर्चा की इसके पहले कि उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रसारित करने का कार्य किया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संत नामदेव की। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यस, और
उन्होंने पंढरपुर में श्री विठ्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। राइट, तो बच्चों पूछा जा सकता है कि संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण किसने करवाया? यस बच्चों, तो संत नामदेव ने करवाया। पंढरपुर में श्री विठ्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया और बच्चों उनका यह कार्य अविस्मरणीय माना जाता है। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जब संतों की परंपरा की बात आती है। यस बच्चों, आपने सुना, हमने वारकरी पंथ के कार्य की बात की, ये किस तरह से समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का ऐसे में जब प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लोग भाग्य के अधीन होते चले जा रहे थे, तो उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी। तो ऐसे में जनता की हालत बहुत खस्ता थी और ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। राइट बच्चों, ध्यान रखना है, हमने बात की महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस बच्चों, तो हम संतों की परंपरा की बात कर रहे हैं, हम आपको फिर से रिवाइज करा दें, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहर, संत सेना, संत शेख मोहम्मद, आज संतों की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, महिलाओं के साथ साथ अगर संतों की परंपरा में बच्चों आपने देखा, यस आपने सुना कि संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मला ताई, संत मुक्ता ताई, यस बच्चों संत जनाबाई, संत कान्हू पात्रा, जिस संत मुक्ताबाई की भी हमने बात की, संत बहिड़ाबाई, शिवरकर आदि महिलाएं थी जो कि किस तरह से महिलाओं को भी आगे आकर के ये समाज की मुख्य धारा की अगर बात करें, ये आगे बढ़ने का प्रयास इन लोगों ने कराया। तो संतों की परंपरा में आपने देखा और हमने बात की कि पंढरपुर में जो चंद्रभागा नदी के तट पर संत और वारकरी इकट्ठा होते थे, इनकी भी चर्चा हमने आज विस्तार से की है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं, ध्यान से रखिए कि पुणे परगना में डैश डैश गांव थे, यानी रिक्त स्थान आपको भरना है। कितने गांव थे? आपको 4 विकल्प मिलते हैं। पुणे परगना में कितने गांव थे? 190, 290, 390 या 50। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 290, यानी पुणे परगना में 290 गांव थे। एक और प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। ये देखिए कि डैश डैश रिक्त स्थान दिया है। शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। तो आपको 4 विकल्प मिलते हैं, 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं और 18वीं। तो आपको चुनना इसमें से। शुरू में ही इसकी हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। जो सही विकल्प है आपने पहचान लिया होगा, सही विकल्प है 17वीं, यानी क। जो सही विकल्प है 17वीं, यानी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। तो ये जो क उत्तर है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर एक कथन है, एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक कथन और लेके जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों अगला कथन है, चाकड़ परगने में 264 गांव थे। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? चाकड़ परगने में 264 गांव थे। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि क्या यह कथन सत्य है। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से यस याद कीजिए बच्चों, चाकड़ परगने की बात हो रही है। चाकड़ परगने में कितना बता रहा है? 264 गांव थे। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है?
तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। चाकड़ परगने की हमने बात की थी, इसमें कहा जा रहा है 264 गांव थे। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। यस बच्चों, तो ऊपर देखिए सूचना क्या दी गई है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। इस बच्चों तो इस तरह से पूछा जाता है, अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखो। तो चाकड़ परगने में 264 गांव थे, ये कथन असत्य है। तो बच्चों आप याद कीजिए, 264 नहीं तो कितने गांव थे, तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो बच्चों इस कथन को सत्य करके किस तरह से लिखेंगे, यस इस कथन को सत्य करके इस तरह से लिखना है। यस बच्चों, सत्य कथन चाकड़ परगने में 64 गांव थे। यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, 264 गांव थे, और जबकि सही जो उत्तर होगा 64। तो इस तरह से कथन को, जो असत्य कथन है उसको सत्य करके लिख देना है। तो इस तरह से सत्य कथन लिखना है, चाकड़ परगने में 64 गांव थे, और इस तरह से बच्चों आपका कथन सत्य हो जाएगा। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।